हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों की यूपीएससी ईपीएफओ के लिए लेबर लॉ की क्लासेस चल रही हैं और ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताया था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्री एक्ट 1948 और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में 1948 के बारे में हमने डिस्कस किया था डीप में। सो 3 जो एक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया है अभी तक लेबर लॉ में। होप कि आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो 1.5x की स्पीड पर भी आप थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेक्शन, हर चीज़ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। और 15 से 20 मिनट के जो तीनों वीडियो हैं उससे काफ़ी कुछ नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा। और होप कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आपको एग्जाम में 30 नवंबर 2025 को देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली आज के डिस्कशन को हम जो है आगे बढ़ाते हैं, और आज का डिस्कशन में हम समझते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का जो एक्ट है उसके क्या प्रोविज़न है और उसमें क्या क्या मेंशन है, आखिर मिनिमम वेज की क्या ज़रूरत पड़ी और किस तरीके से कंसेप्ट राइज हुआ, और इस कंसेप्ट से आगे किस तरीके से सारा डिस्कशन जो है उसको हम पूरा देखेंगे, और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है जो बन सकते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पर, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बेसिस पर, वो भी हम देखेंगे। सो हम एक एक पॉइंट को पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं 15 से 20 मिनट में पूरा। आप एक हो सके तो एक नोटबुक लेके बैठ जाएं, और नोटबुक में जो कुछ भी मैं बताते जा रहा हूँ उसको बहुत रनिंग नोट्स आप बना लें, शॉर्ट में उसको लिखते जाएं, जिससे क्या होगा कि आप इस लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार आप रिवाइज करेंगे। सो चीज़ें जो आपके दिमाग में एडर हो जाएंगी, फिर आप भूलेंगे नहीं। सो आप एक नोटबुक लेके बैठ जाएं जो भी देख रहे हैं मुझे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट की जरूरत कैसे पड़ी और एक कंसेप्ट कैसे अराइज हुआ। सो एक तो इसका वर्ल्ड वॉर से भी इसका रिलेशन है कि जिस तरीके से वर्कर्स का, मतलब जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी बोला कि भाई बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट की डिबेट में बोला कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जो भी फैक्ट्री ओनर्स वगैरह थे, बहुत कम वेजेस उनको देते थे और कम वेजेस में उनसे बहुत सारा काम कराते थे, उनको टाइमली पेमेंट नहीं करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे वर्कर्स का, ओवर टाइम पेमेंट ढंग से नहीं देते थे, काम करा लेते थे। और कहीं ना कहीं बात करें हम मिनिमम वेजेस की कंसेप्ट की, सो क्या हुआ था कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ जो संस्था है, सो 1928 में आईएलओ ने मिनिमम वेजेस के कंसेप्ट को लेके आया। सो वो 4 ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि भाई कोई भी 4 संस्था दे दी उसने, और उसमें से बोल देगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट का कंसेप्ट कौन लाया। तो आपको एमसीक्यू के रूप में ध्यान रखना होगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट का जो कंसेप्ट है ये लाया गया आईएलओ के द्वारा। तो पहला एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। तो जो भी कम से कम जो भी लो वेजेस जो दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इक्विटी, एक सोशल जस्टिस प्रमोट हो। रस्किन बॉन्ड की जो बुक है अनटू द लास्ट मैन वाली, कि जो लास्ट व्यक्ति खड़ा है, या गांधी जी से भी इसको रिलेट करें कि कोई दरिद्र व्यक्ति है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको देखकर आपको डिसीजन लेना है। सो रस्किन बॉन्ड की जो किताब, उसमें भी अनटू द लास्ट मैन के बारे में जिक्र है। तो उसमें बस यही है कि भाई आपका लिविंग वेजेस कुछ इस तरीके से दिए जाएं कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति, उसका भला हो। सो उस कंसेप्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम ये देखें कि मिनिमम वेजेस से क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वेजेस से क्या हो जाएगा कि एक जो ठीक ठाक जिंदगी व्यक्ति, मतलब डिग्निफाइड लाइफ वो नहीं जी पाएगा मिनिमम वेजेस से, बट फिर भी उसका जो है एक रोजगार चलता रहेगा, थोड़ा बहुत उसकी फैमिली के लिए कुछ अच्छी बात हो जाएगी। बात करें लिविंग वेज की, सो लिविंग वेज में क्या है, एक फेयर वेजेस की बात होती है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, राइट, डिग्निफाइड लाइफ भी व्यक्ति जी पाए और हेल्थ एजुकेशन पर भी इन्वेस्टमेंट हो सके और एक अच्छी लाइफ हो, क्वालिटी लाइफ, थोड़ी ठीक ठाक लाइफ जी पाए। सो वो लिविंग वेज की कंडीशन में आएगा। अब हम बात करें कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सेट करने के लिए एक मिनिमम वेज। एक मिनिमम वेज अगर मुझे सेट करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होंगे जिससे मुझे डिफाइन करना होगा। सो वो कौन कौन से क्राइटेरिया है मिनिमम वेज के लिए। सो पहला जो क्राइटेरिया है वो नीड ऑफ वर्कर, आखिर वर्कर की ज़रूरत क्या है, जो काम कर रहा है उसकी ज़रूरत क्या है, कितना वेज उसको चाहिए होगा। दूसरा, जो इंडस्ट्री जिसमें वो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री की कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है उस इंडस्ट्री की, राइट, और कंपेरेबल जो भी आप जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका कितना वेज देना चाहिए। आप मजदूरी का काम कर रहे हैं तो कितना वेज होगा, थोड़ा स्किल्ड काम कर रहे हैं तो कितना वेज होगा। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि नीड ऑफ वर्कर, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री और कंपेरेबल वर्क, ये 3 क्राइटेरिया हैं मिनिमम वेज सेट करने के लिए। तीसरे पॉइंट पे हम बात करें तो हमने बताया कि भाई ये 2 इंपोर्टेंट कन्वेंशन आप याद रखेंगे, वो पूछ लेगा एग्जाम में एग्जैक्टली।
कि प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस कन्वेंशन, ऐसे पूछेगा वो, प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस कन्वेंशन 1949 में 4 ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा ILO 100, ILO 120, ILO 90, ILO 95। तो आपको याद रखना है, इसमें रट लेना, मगअप करना बार बार कि प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस कन्वेंशन 1949 के तहत जो ILO 95 है, इसको एग्रीमेंट रट लेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 95, और मिनिमम वेजेस फिक्सिंग कन्वेंशन 1970। जो मिनिमम वेजेस फिक्सिंग कन्वेंशन 1970 है, इसके अंतर्गत हमारा याद रखना है आपको ILO 131 है, इसके अंदर ILO 131 आपको याद रखना है। और रॉयल कमीशन जो है आपको कब आया, 1929 में आया, इतना आपको याद रखना है, मगअप करना है। चौथे पॉइंट की बात करें कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं जो कि मिनिमम वेजेस को सेट कर सकती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट भी है इसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सो आपसे पूछ रहेगा वो कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या बोथ, तो इसमें आंसर आएगा MCQ में हमारा बोथ, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, ये आप याद रख लेंगे। चौथी बात याद रखेंगे हम कि जो भी आपका मतलब जो वेजेस है, मिनिमम वेजेस, ये रिवीजन होता है, इसका रिवाइज होता है। मतलब एक बार मान लो मिनिमम वेजेस सेट कर दिया सपोज कि 1000 रुपीज़, अब 1000 रुपीज़ से मुझे 1500 रुपीज़ सेट करना, 1500 सेट करना, तो कम से कम 5 साल, अब उसमें 10 साल दे दे, 15 साल दे दे, 20 साल दे दे, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, 5 साल। तो इसको आप याद रख लेंगे MCQ के रूप में कि मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज वंस एवरी 5 ईयर, वंस एवरी 5 ईयर में जो मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज होता है, इसको याद करना है। लिविंग वेज का मैंने बता दिया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डिग्निफाइड लाइफ बियॉन्ड बेसिक मिनिमम वेज, बेसिक मिनिमम वेज के बियॉन्ड है। अब हम बात करें कि मिनिमम वेजेस में आता क्या क्या है। सो एक तो बेसिक वेज आ जाएगा, मिनिमम वेज में बेसिक वेज आ जाएगा, उसके साथ साथ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक होता है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस है वो बेसिक वेज, प्लस एक कंपोनेंट होता है कैश इन काइंड, किसी को कुछ कोई बड़ा सा गिफ्ट दे दिया, राइट, कोई बाइक दे दी, कोई साइकिल दे दी एम्प्लॉयर को, जो भी लेबर है उसको, सो कैश इन काइंड। तो कैश इन काइंड आपका बेसिक वेज और आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, तीनों कंपोनेंट किसके, मिनिमम वेजेस के। सो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। चौथी बात ये है कि भाई नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर का कंसेप्ट आया। नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर का कंसेप्ट ऐसे आया कि 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, और ओवर टाइम काम कराएंगे तो हर घंटे जो भी आप दे रहे थे उसका डबल देंगे आप। सो अगर 1000 वर्कर तक है, 1000 वर्कर तक अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वेज पीरियड खत्म जो भी होने के 7 दिन के अंदर देना पड़ेगी पेमेंट। 1000 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो 10 दिन के अंदर पेमेंट आपको मिल जाए उस लेबर को। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। तो इस नेशनल फ्लोर लेवल में जो मिनिमम वेज जो सेट किया गया वो सेट किया गया 178 रुपीज़ पर डे, यानी एक दिन में 178 रुपीज़ आपको देना होगी। अब वो 180 रुपये कर दे, 200 रुपये कर दे, 100 रुपये कर दे, सब गलत है। MCQ बनेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, रट लेंगे, बार बार मगअप करेंगे, 178 रुपीज़, 178 रुपीज़ पर डे, और 5340 यानी 5340 रुपीज़ पर मंथ। इसको 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 178 को, सो 5340 आ रहा है पर मंथ, और 178 पर डे। तो इसको आप याद कर लेंगे, मगअप कर लेना। इसके अलावा एक रजिस्टर भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फैक्ट्री है, उसमें रजिस्टर मेंटेन होगा जिसको हम मस्टर रोल के नाम से भी जानते हैं। उस रजिस्टर में क्या होगा, कौन कौन आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं, कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, कितने दिन में उन्होंने ओवर टाइम वर्क करा तो उनको पेमेंट दी गई, नहीं दी गई, हर चीज़ का एक पूरा मेंटेन रहेगा उसमें। और उसमें जो ग्रॉस वेजेस एक्चुअली पेड, नंबर ऑफ डे ओवर टाइम जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ मेंशन रहेंगी। और इंस्पेक्टर जो है या असिस्टेंट कमिश्नर या इंस्पेक्टर विजिट करेंगे उस फैक्ट्री में, जाकर पूरे रजिस्टर की जांच पड़ताल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर कोई ने रजिस्टर मेंटेन नहीं करा तो उसके लिए फाइन 1000 रुपीज़ का और 6 महीने की सजा वगैरह वो भी प्रावधान यहाँ पर है। तो सजा भी है और फाइन भी लगेगा अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये वाला पॉइंट्स भी हमने अच्छे तरीके से देख लिए, 7-8 पॉइंट देख लिए। उसके अलावा कुछ नॉर्म्स हैं मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए। अब वो क्या क्या नॉर्म्स हैं, सो नॉर्म्स ये है कि कंजम्पशन यूनिट पर अर्नर, यानी एक अर्नर जो है उसके लिए कंजम्पशन यूनिट की बात की गई है, पर अर्नर कंजम्पशन यूनिट। तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट, 3 लोग सर पर पाए हुए व्यक्ति जो भी कमाई कर रहा है, तो कंजम्पशन यूनिट 3 पर अर्नर। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट है 2700 कैलोरी की, 700 कैलोरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ये सारी प्रोविजन किसमें मेंशन है, जो 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी बात है इसमें, ठीक है। तो वो पूछ सकता है आपसे MCQ में
कि एज पर 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, लेबर कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या क्या प्रोविजन है। सो 2727 कैलोरी की बात की गई है। क्लॉथ यानी कपड़े की रिक्वायरमेंट 72 यार्ड 72 यार्ड की बात की गई है। और कंजम्पशन यूनिट 3 है, उसकी बात की गई है। तो ये वाली आप बात याद रख लेंगे। देखो होता क्या है कि हर 5 साल में रिवाइज होता है वेजेस, और जो वेजेस रिवाइज होते हैं उसकी एक एडवाइजरी कमेटी बनी होती है। वो एडवाइजरी कमेटी जो बनाई जाती है वो ऑब्लिगेटरी है, उसकी बात मानना। और उसके कंपोजिशन की बात करें तो उसमें एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, और जो इंडिपेंडेंट मेंबर है गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, तो सारों का कंपोजिशन होता है 1/3 इस तरीके से होता है। तो 1/3 शेड्यूल एम्प्लॉयर, 1/3 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और 1/3 इंडिपेंडेंट वर्कर। सो इस तरीके से पूरी एडवाइजरी कमेटी होती है। और एडवाइजरी कमेटी की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है, ऑब्लिगेटरी होती है मानना। सो मिनिमम वेजेस हर 5 साल में रिवाइज होते हैं, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में क्या होती है कि एक कानून बना दिया गवर्नमेंट ने कि कौन कौन सी चीज़ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आएगी। तो उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 12 एंट्री है, और पार्ट 2 में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया आपका, राइट। सो पोल्ट्री फार्मिंग आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि पार्ट 1 में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस चीज़ पर लॉ बना सकती है, तो जैसे माइन है, माइनिंग हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, मेजर पोर्ट हो गया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हमने देखा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मिनिमम वेजेस एक्ट पे रूल बना सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हमको ये नोट करना है कि पार्ट 2 जो है एग्रीकल्चर वाला, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए भी बना सकती है। हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट कह दे कि ये जो एक्ट है सिर्फ इतने इतने एरिया पर जो है लगेगा। जैसे एमपी में मान लीजिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, भोपाल है जैसे राजधानी है भोपाल, और होशंगाबाद एक जिला है। तो होशंगाबाद के पर्टिकुलर राज्य पर बोल दिया कि पर्टिकुलर रीजन पर बोल दिया कि सिर्फ इस रीजन पर अप्लाई होगा, बाकी रीजन पर अप्लाई नहीं होगा। बट पार्ट 1 जो है वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार बोला कि यहाँ अप्लाई होगा तो पूरे एरिया पे अप्लाई होगा, उससे रिलेटेड जितनी भी लोकेलिटी सब जगह अप्लाई होगा। लेकिन पार्ट 2 जो एग्रीकल्चर वाला है उसमें स्पेसिफिक पार्ट पर भी अप्लाई हो सकता है प्रोविजन, इस बात को आप नोट कर लेंगे। बाकी 1000 मेंबर से कम अगर हैं किसी भी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह सकती है, रिफ्रेन कर सकती है मिनिमम वेज फिक्स करने से। यानी गवर्नमेंट इस बात को बोल सकती है कि मिनिमम वेजेस आप मत फिक्स कीजिए, राइट। और एक बार अगर मत फिक्स कीजिए आप मिनिमम वेज, और इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ने एक बार बोल दिया कि मिनिमम वेजेस फिक्स करना है, तो 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला, तो 2 महीने के अंदर अंदर, इसे एमसीक्यू को आप नोट कर लेंगे, ये बन सकता है वो 6 महीने कर दे, वो 3 महीने कर दे, 4 महीने कर दे, सब कुछ गलत है। 2 महीने सही आंसर है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मिनिमम वेजेस एक्ट, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया। और दूसरा एमसीक्यू ये बन सकता है कि कम से कम 1000 वर्कर अगर कहीं काम कर रहे हैं, लेस देन 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह सकती है, रिफ्रेन कर सकती है किसी इंडस्ट्री को कि आप चाहें तो मिनिमम वेजेस ना भी दें, ये गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन बाकी जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 है, उसमें एम्प्लॉय की बात करें तो हायर या रिवॉर्डिंग की बात करें तो स्किल्ड हो गए, अनस्किल्ड हो गए, ये सारे उसमें कवर है। और कोई भी आर्म्ड फोर्स पर एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, नो आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन, राइट। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 19 वो पूछ सकता है आपसे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंस्पेक्टर वगैरह विजिट करेगा फैक्ट्री वगैरह को। और कोई भी कल के दिन अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से रैंक के नीचे कोई भी नहीं डिसाइड करेगा। सेक्शन 20 में इस चीज़ का मेंशन है कि जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर जो है वो ही डिसाइड करेगा, असिस्टेंट भी छोड़िए, सिर्फ लेबर कमिश्नर डिसाइड कर सकता है या उससे ऊपर की रैंक वाला। सेक्शन 20 में इस चीज़ का मेंशन है। सो इस तरीके से पूरा जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा तो ये सारी चीज़ें पूछेगा। 15 मिनट की वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार देखना है, हो सके तो रनिंग नोट्स इसके बना लेना है और बार बार इसको रिवाइज करना है। आप लोग मेरे लिए बस यही कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे सिर्फ अभी 233 लोग ही सब्सक्राइबर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, वॉच टाइम बढ़े, इसमें आप मेरी मदद करें। सो इस लेक्चर को आप 2-3 बार देख लेना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। फिर हम मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को लेके। और इस तरीके से साथ में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी प्रिपरेशन EPFO की, राइट। सो बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।